हूँ आपके साथ जावेद अली हाजिर हैं। कैसे रखें आप अपनी सेहत का ख्याल, यानी कि डॉक्टर के शो को लेकर हर रोज की तरह। और आज के हम अपने शो में बात करेंगे बुखार को लेकर, क्योंकि इन दिनों एक अजीब सी बीमारी का प्रकोप छाया हुआ है। इस बीमारी की शुरुआती लक्षण में सामान्य बुखार है। ये बीमारी कम समय में काफी ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया, चिकनगुनिया और दूसरे इन्फेक्शन में जिस तरीके से मरीजों का टेस्ट किया जाता है, इसमें भी किया जा सकता है। और लगातार इस बीमारी में लोग बुखार, सर्दी, जुकाम से ग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये समझ नहीं आता जल्दी से कि आखिर क्या करना है, क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरह से सावधानियां बरतनी है, ताकि परिवार में या आप जहां दफ्तर में काम करते हैं वहां और भी लोग इसकी जद में यानी कि चपेट में ना आए। ऐसे में लगातार ये तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और लोग ये सोचने को मजबूर हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि जल्दी से आखिर कैसे इसका उपाय किया जाए। आज इसी को लेकर स्टूडियो से हमारे साथ हैं डॉक्टर AK उपाध्याय हैं, फिजिशियन हैं। उनसे जानेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये वायरल फीवर चल रहा है, किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले शुरुआती में इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? देखिए जावेद जी, बेसिकली दिस इज अ वायरल फीवर। इस समय जो चल रहा है वायरल फीवर है। बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं कि वायरल फीवर होता क्या है, वायरसेस होते क्या हैं। वायरस एक टाइप का प्रोटीन होता है, सिंपली प्रोटीन होता है, उसके अंदर उसका जीनोम होता है। और वो वायरस अगर लिविंग सेल के अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है, हमारी सेल के ऊपर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है और अपने टाइप के प्रोटीन वहां पे डेवलप करना शुरू कर देता है। तो देखिए, कभी भी जो वायरसेस होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो फैक्ट्री, हमारी बॉडी में जो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है, बॉडी हमारी जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है और उसको वायरसेस को किल करती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वायरसेस अगर अपने बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं, घुसते हैं, तो सबसे पहले आपके बॉडी की प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं और उस प्रोटीन को लेके अपना ये डेवलपमेंट करते हैं, अपना रिप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि वायरल फीवर के अगर आपको वायरल फीवर है तो इसमें आपको प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए, खूब ज्यादा पानी पिएं, रेस्ट करें इसमें। और इसमें जो टेम्परेचर इसका फेवरेबल टेम्परेचर है, जैसे भी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में जो वायरस के लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है, आप सर्दियों से बचें। अगर सर्दियों से बचेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि वायरस से बच पाएंगे। तो आपको ये एहतियात रखना है, ज्यादा कोल्ड का एक्सपोजर ना हो आपको। हाँ डॉक्टर साहब, क्या ये जिस तरह से आपने बताया वायरल फीवर, क्या ये जिस तरह से लोग दफ्तर में काम करते हैं और किसी एक को है या फिर परिवार में लोग रह रहे हैं, तो उसमें उस व्यक्ति के लिए जिसे ये वायरल है, किस तरह से एहतियात बरतने हैं, किस तरह से सावधानियां बरतनी है ताकि और भी लोग इसकी चपेट में ना आए, उसके लिए क्या कुछ करना बेहतर रहेगा? जी जावेद जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। जी, बेसिकली वायरस जो होता है बहुत इन्फेक्शियस होता है, इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर परिवार में या ऑफिस में किसी एक व्यक्ति को है तो स्प्रेड करके सभी को होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को वायरल फीवर है या वायरल इन्फेक्शन है तो वो अवॉइड करे किसी गैदरिंग में जाने में, या अपने को आइसोलेट कर रखे, ऑफिस जाने से अवॉइड करे। अगर उसे मजबूरी में जाना पड़ता है तो उसको मास्क लगा के जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर ड्रॉपलेट स्नीजिंग से, कफिंग से, उससे एक दूसरे में ये फैलता है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है, एक दर्शक का सवाल था। उनका कहने का ये मतलब था कि कई दिनों से उनका एक बच्चा है 12 साल का, उसे फीवर आ रहा है और जो है फीवर के साथ साथ उसे सर्दी जुकाम भी बढ़ गया है, पसली उस बच्चे की चलने लगी हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। आदमी इस मूवमेंट पर, आप डॉक्टर साहब बखूबी समझ सकते हैं, फिजिशियन है आप, कि कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसे में क्या कुछ हम कदम उठाएं, क्लिनिक जाएं, कहाँ जाएं, क्या क्या उसमें दवा लेना चाहिए। तो आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या सुझाव होगा? देखिए जावेद जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर वायरल फीवर 3 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है तो ये आप समझ लीजिए कि उसके साथ कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरसेस बेसिकली, वायरल इन्फेक्शन इज सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन। इसमें बहुत ज्यादा किसी एंटीबायोटिक या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। बॉडी में अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ये जनरली 3 से 10 दिन के भीतर अपने वायरसेस को बॉडी अपने बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, वायरसेस को किल कर देती है, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। अगर आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, अगर 7 से 10 दिन के अंदर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आप इसके लिए आप ये मान के चलिए कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। रही बात पसली चलने की, तो अगर आपको फीवर है, किसी बच्चे को फीवर है, तो उसमें रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है जिससे पसलियां चलने लगती हैं। उसको एक एक्सरे कराना बहुत नितांत आवश्यक हो जाता है, कहीं उसको निमोनाइटिस तो नहीं है, कोई दूसरा कोई इन्फेक्शन और उसके साथ सुपर इम्पोज तो नहीं है। नेबुलाइजर की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। नेबुलाइजर बच्चों के लिए बुखार में या खांसी में
या सर्दी में कितना लाभदायक है और कब कब इसका जो है उन्हें प्रयोग करना चाहिए, ताकि ज्यादा मात्रा में भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और कितना जो है ये बच्चों के लिए सुखद है और जल्दी से बच्चा कितने दिन में रिकवर इससे हो सकता है? देखिए जावेद जी, ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंफेसिस के साथ बताना चाहूंगा जी। बेसिकली ये एक मिथ है, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हर बच्चे को जिसको कफ कोल्ड है उसको आपको नेबुलाइजेशन देना है। नेबुलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रांकोडाइलेटर होता है और कुछ स्टेरॉइड्स उसमें मिले हुए होते हैं, जो कि एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ही होना चाहिए। बेसिकली ये ब्रांकोडाइलेटर करते क्या है, कभी भी जब फेफड़े में स्पाज्म होता है, फेफड़े आपस में चिपकते हैं, तो उसको ये डायलेट कर देता है। जनरली ये यूआरटीआई होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है, ये थ्रॉट को इन्वॉल्व करता है जनरली जो वायरसेस होते हैं, और इसमें नेबुलाइजेशन की जरूरत 90% नहीं होती, 10% जरूरत पड़ती है, जो कि एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो नेबुलाइजेशन का जनरल कफ में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। हाँ, अगर कोई ब्रांकियल स्पाज्म है, कोई चेस्ट में कोई स्पाज्म है, जो कि एक डॉक्टर देख के ही बता सकता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जनरली हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो इसको हमें अपने मन से नहीं लेना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। जी जावेद जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि एक दर्शक का भी ये सवाल है और काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। उन्होंने कहा कि अब से 2 दिन पहले मैं बिल्कुल सही था और अपने दफ्तर से निकला और रात में वो बाइक से गए या किसी चीज से गए, रात में उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले फीवर आता है, उसके बाद जो है उन्हें बहुत ज्यादा कफ खांसी वगैरह और भी सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में उनके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ? हालांकि उनका खान पान भी सही है, वो इतना कंफ्यूज है कि मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं, हाँ उन्हें सर्द हवा जरूर लगी थी, जिसके बाद वो अचानक से बीमार हो गए। तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना है, क्या कुछ एहतियात बरतने हैं, कितने दिन जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनरली जो वायरल फीवर हैं जो इस टाइप के चल रहे हैं, जनरली राइनो वायरस के थ्रू होते हैं, राइनो वायरसेस से होते हैं। इसमें हमारी नोजल म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है, जो नाक की हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें वो इन्वाइट करता है और वो आपको स्नीजिंग, उसके बाद वो थ्रॉट में जाता है जिससे कफिंग होता है, उसके बाद फीवर और बॉडी एक होता है। 1-2 दिन पहले ही उनको इन्फेक्शन हुआ होगा जनरली। देखिए, इन्फेक्शन होने के कोई बहुत पुख्ता वो नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है, वो किन्हीं भी कारणों से हो सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी उस वायरस के पोटेंसी से अगर कमजोर पड़ती है, तो उसका इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो जाएगा, जिसके लिए आपको वही जो चीजें मैंने आपको बताई है कि कोल्ड का ज्यादा एक्सपोजर आप अवॉइड करें, लंबे समय तक फास्टिंग ना रखें, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर वाटर का कंजप्शन करें, और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ये इसका एविडेंस है। अगर आपको ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आप तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी। अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब वायरल फीवर से ही जुड़ा है और ये एक दर्शक का भी सवाल है। ऐसे में उनका कहना है कि पहले उन्हें फीवर आया, उसके बाद और भी 2-3 लोग उनकी फैमिली में वायरल फीवर की ग्रसित में आ गए। अब उनका कहना सिर्फ इतना है कि हम दवाइयां भी ले रहे हैं, लेकिन फीवर आता है और जब दवा खा लेते हैं उसके बाद फीवर नहीं रहता, लेकिन उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं कराया। क्या उनका ऐसे में टेस्ट कराना उचित है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जावेद जी। बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे एक फैमिली में अगर एक मेंबर को हो गया, जनरली आपने कोविड में भी ऐसा देखा होगा बिल्कुल कि किसी एक बंदे को कोविड तो हुआ, बट उसके साथ जो लोग हैं उनमें किसी को नहीं हुआ। तो इसमें बेसिकली जो इसमें मेन रोल होता है वो इम्यूनिटी का होता है। अगर परिवार में इम्यूनिटी सभी की वीक है तो सभी को इन्फेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, अगर अच्छा देखिए, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हैं दवाई खाने से फीवर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, तो ये वायरल फीवर जितने हैं इसमें किसी भी मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिंपली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें न किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल है, न किसी चीज का, सिंपली एनाल्जेसिक का रोल है। जनरली हम लोग इसमें पैरासीटामोल केवल एडवाइस करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, पैरासीटामोल लें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायरल इंफेक्शन है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, जिसमें बॉडी इंटरफेरॉन बनाने में 3 से 10 दिन लग जाता है, जैसा कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी है। तो ये 3 से 10 दिन में ही ठीक होगा, आप चाहे जितनी दवाइयां खा लीजिए, क्योंकि इस वायरसेस पे जनरली किसी मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, यानी कि उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ खान पान आपको उचित करना है, क्या कुछ खाना है? दर्शकों का ये सवाल है, किस तरह से वो अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं खान पान को लेकर? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका जी। कि इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो आपका लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है उसमें भी इम्यूनिटी जनरली वीक होती है। डायबिटीज है, अगर किसी को शुगर है उसमें भी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर रहती है। तो जितने डायबिटिक पेशेंट हैं, जितने शुगर के पेशेंट हैं, उनको ये चाहिए कि मेडिसिन रेगुलर लें, डाइट मैनेजमेंट करें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। जितने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कैंसर के पेशेंट हैं,
जनरली जो जनरलाइज इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। जनरली इन लोगों को बहुत एहतियात बरतना चाहिए क्योंकि इनमें सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और रही बात नॉर्मल व्यक्ति की, तो जो नॉर्मल व्यक्ति है अपनी वो स्लीप प्रॉपर ले, 6 से 7 घंटे बिल्कुल रेगुलर स्लीप ले, डाइट फ्रेश डाइट ले, वो रेगुलर वाटर इनटेक करे, हैवी एक्सरसाइज ना करे, जनरली जो जनरल वॉक है योगा प्राणायाम करे, जिससे उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन किस तरह से एक्यूआई रहता है 350-400 के करीब हमेशा रहता है, तो ये कितना घातक हो जाता है इन वायरल जैसे फीवर चल रहा है या खांसी जुकाम है, ये बॉडी के लिए कितना घातक है? मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं कैसे इससे बचना है और इसकी जद में नहीं आना है। अगर आप इसकी जद में आते हैं तो कौन कौन सी परेशानियां आपको हेल्थ से जुड़ी हो सकती हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है बेसिकली मेट्रोपोलिस सिटी में जो पोल्यूशन का इस समय वो चल रहा है, पोल्यूशन बेसिकली जो बॉडी के अंदर जाता है, जो लंग्स को जनरली थ्रॉट को लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है और ये प्रभावित करता है। बॉडी में जो इनटेक होता है जनरली हम लोग पैसिवली उसको ले ही रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन से परेशान है, उसके साथ साथ हमारे साथ वायरल इन्फेक्शन अगर उसमें हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें परेशानी बहुत से ज्यादा होगी। तो कहीं हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमें जनरली मास्क लगा के जाना होगा ताकि हम पोल्यूशन से बच सकें। बाकी खान पान को अपना दुरुस्त रखें ताकि एक साथ दोनों चीजें ना हो पाए, वायरल इन्फेक्शन और पोल्यूशन का दोनों का साथ इन्फेक्शन ना हो पाए। जी अब थोड़ा सा डॉक्टर साहब देसी नुस्खे पर आ जाते हैं। लोगों का ये कहना है कि हमें इस तरह का फीवर वगैरह आता है और इसका हम प्रयोग करते हैं, काढ़ा वगैरह हो गया और भी सारी देसी सामग्रियां हैं उनका प्रयोग वो करते हैं। तो वो इन जो अंग्रेजी मेडिसिन है उन्हें हटाकर इनका उपयोग करना कितना लाभदायक है या फिर कितना साइड इफेक्ट है? देखिए ये बहुत जुडिशियस, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस इज वेरी जुडिशियस ट्रीटमेंट। अगर रही बात अगर वायरल की, केवल वायरल फीवर्स की, कफ एंड कोल्ड की बात करें तो उसमें जनरली किसी मॉडर्न मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। अगर केवल पैरासिटामोल को छोड़ दें तो जो आप जैसे काढ़ा ले रहे हैं, कुछ हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको आप ले सकते हैं, जिससे कि उसका प्रोफाइलेक्सिस रेट भी बहुत अच्छा है और अगर कुछ है तो आपको उससे राहत भी मिलेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार सर्दियां अपने चरम पर हैं, सर्दी का भी अभी लगातार मौसम चल रहा है, तो क्या जो वायरल चल रहा है इसे मौसमी बुखार भी कहा जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि जैसे मौसमी बुखार का मतलब ये हो गया कि जो सीजनल पर्टिकुलर जो सीजन होता है उसमें पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है उसके लिए कुछ वायरसेस बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए ये मौसमी बुखार बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको। बिल्कुल मौसमी बुखार इसे कह सकते हैं। और ऐसे में डॉक्टर साहब ये भी देखना है, और आप तो लगातार देख ही रहे हैं चूंकि हॉस्पिटल में आप रहते हैं, फिजिशियन है, लगातार बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इसकी जद में आ रहे हैं और लगातार खांसी बुखार चल ही रहा है। ऐसे में एक दिक्कत लोगों को और बढ़ जा रही है डॉक्टर साहब। एक दर्शक का ये सवाल है और काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक थोड़ा डिटेल में जाकर इसके बारे में बताएं। उनका कहने का ये मतलब था कि 1 हफ्ते से लगातार मुझे बुखार आ रहा था, बुखार से मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो लीवर है वो वीक हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए लीवर का अगर कोई बॉडी में कोई अगर बीमारी है आपको, तो जनरली ऐसा होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी एक हो रही है, तो जनरली भूख नहीं लगती और ये इसमें लीवर का जो वर्क होता है वो स्लगिश हो जाता है, वो धीरा हो जाता है। तो इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लीवर अपने नॉर्मल स्थिति में आएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। फीवर के बाद ये होता ही है जनरली, वीकनेस, पोस्ट वायरल सिंड्रोम इसको कहते हैं, माइल्जिया है, वीकनेस है, भूख कम लगना है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो टोन अप हो जाएगा। ये अपने आप होने वाली चीज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। डॉक्टर साहब, एक बच्चों से जुड़ा सवाल है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या फिर जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें इस मौसमी बुखार से बचाने के लिए, सर्दी की चपेट से बचाने के लिए, इस वायरल से बचाने के लिए क्या कुछ एहतियात जो है वो परिवारजनों को बरतना बहुत ज्यादा उचित हो जाता है? किस तरीके से वो बचाव करें? ठीक बात है। सबसे पहले तो यह है कि बच्चों को सीवियर कोल्ड एक्सपोजर से बचाएं। अगर पेरेंट्स को किसी को कफ एंड कोल्ड, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उससे बच्चों को अलग रखें और बच्चे को हमेशा डाइट का ध्यान रखें कि बच्चे को डाइट प्रॉपर टाइम से देते रहें। और ये चूंकि ऐसा मौसम है कि इसमें आप बच्चे को थोड़ा सा धूप दिखाएंगे तो बच्चे को विटामिन डी और उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। आंखों को कवर करके थोड़ा सा उनको मॉर्निंग का धूप दिखाना जरूरी होता है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और इन सब चीजों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये मौसमी बुखार जिस तरह से आपने बताया ये चल रहा है, लगातार वायरल चल रहा है और अब से तकरीबन 15 दिन पहले का ये वाकया है। एक 12 साल का बच्चा था, बच्चा कह ले या फिर सही था, होशियार था काफी, उसके जो बुखार पहले आया उसे 2-3 दिन बुखार रहा
और उसके परिजनों ने आसपास के यूं कहें क्लिनिक से दवा दिलवा दी या मेडिकल से दवा दिलवा दी। उसके बाद बुखार में उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई और वो बुखार उसके दिमाग पर चला गया, चढ़ गया, ये कह सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं वो बच्चा 15-20 दिन हॉस्पिटलाइज रहा और तकरीबन 1 महीने के बाद वो बच्चा रिकवर हुआ है। तो ऐसी ये कंडीशन उसकी कैसे इतनी घातक हो गई, आखिर कहां लापरवाही हुई जिसकी वजह से उसका ये केस इतना बिगड़ गया? देखिए, इस टाइप की चीजें थोड़ी सी अनकॉमन टाइप की चीजें हैं। बेसिकली वायरल इंसेफेलाइटिस, बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस, कोई इन्फेक्शन उसको हो गया बॉडी में जो कि ब्रेन में पहुंच गया और ब्रेन में पहुंचने के बाद उसको जैसा आप बता रहे हैं उसके सिम्टम आने लगे उस टाइप से, और ये प्रोलॉन्ग होने की वजह से ऐसा हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस थोड़ा डिले होने की वजह से इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। तो इससे ये है कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप अपने नजदीक की डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ताकि डायग्नोसिस प्रॉपर बन सके। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक तमाम जो उनके सवाल थे या फिर जो हेल्थ से जुड़ी, बुखार, वायरल फीवर से जुड़ी जो भी समस्या थी उनकी जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर AK उपाध्याय, जनरल फिजिशियन, विस्तार से हमारे साथ स्टूडियो में ही बैठकर तमाम जो हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, बुखार से जुड़ी, फीवर से जुड़ी, उनको लेकर एहतियात बता रहे थे। किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लेना है और कैसा अपना खान पान करना है, विस्तार पूर्वक डॉक्टर साहब ने आपके साथ साझा किया है। फिलहाल के लिए डॉक्टर शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।